जरा याद करो कुर्बानी में आज हम पहुंचे हैं शाहपुरकंडी के गांव पराल में, जहां पर 17.5-18 साल की उम्र में एक नौजवान भर्ती हुआ और 25-26 साल की उम्र में शहीद हो गया। उनके बोला भाई ब्रिगेड की तरफ से हुक्म आया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, बोला सर ठीक है आपका हुक्म है तो सर माथे। नायक देसराज, लेफ्टिनेंट मुकेश सिंह और सिपाही सुरेश कुमार, ये 3 जवान जो हैं वो शहीदी बाग। साडा बेटा चली गया, असीं की करना। मैं आना तो शादी करके जाना, कोई बात नहीं। मेरे ना मन च कुछ खाब माड़ी हो गई, क्या नहीं कोई गल है। जय हिंद दोस्तों। 17-18 साल की उम्र में फौज में जाना और 25-26 साल की उम्र में शहादत प्राप्त करना। जिला पठानकोट की अगर बात करें तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां पर इन नौजवानों ने इतनी ही उम्र में शहादत प्राप्त की है। जरा याद करो कुर्बानी में आज हम पहुंचे हैं शाहपुरकंडी के गांव पराल में, जहां पर 17.5-18 साल की उम्र में एक नौजवान भर्ती हुआ और 25-26 साल की उम्र में शहीद हो गया। उनके पिताजी भी आर्मी में, और जितनी सर्विस के बाद बेटा शहीद हुआ उतनी सर्विस के बाद पिता भी अपनी एक टांग गंवाने के बाद रिटायर हो गया। क्या है पूरी कहानी, बात करेंगे उन्हीं के साथ। हमारे साथ हैं शहीद लांस नायक मुकेश सिंह गुलेरिया के पिताजी, बात करेंगे उनसे। जी सर, पहले तो ये बताइए कि बचपन में मुकेश कैसा था, शुरू से पढ़ने लिखने में, खेलने कूदने में और फिर आर्मी में जाने तक। बचपन से खेल कूद में बहुत अच्छा था जी पर स्वार्थी था जी तो पढ़ने में भी वो लायक था और गेम में भी लायक था जी, स्पोर्ट्स में भी ठीक था। हाँ, स्पोर्ट्स में भी ठीक था, इसीलिए तो उसको मतलब भर्ती हो गया वो। आप कौन सी रेजिमेंट से रिटायर हैं? मैं 6 डोगरा से। और बेटा भी डोगरा में भेजा आपने? डोगरा में 9 डोगरा में। 9 डोगरा में। तो आपको लगा नहीं कि आपने आर्मी में इतना समय दे दिया तो बेटे को कहीं प्राइवेट जॉब दिलाते हैं या अपना बिजनेस करवाते हैं या फिर घर की खेती बाड़ी कोई करवाते हैं? उसको बचपन से ही शौक था। तो कौन सी क्लास में पढ़ते थे जब वो भर्ती हो गए? क्लास 2 के पेपर देने थे लेकिन उसने पेपर नहीं दिए। अच्छा, पेपर दिए ही नहीं, भर्ती हो गया। इतना इंटरेस्ट था आर्मी में। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपकी बात करें तो आपने हमें बताया कि आपकी टांग जो है वो काटनी पड़ी थी। क्या वो किस्सा था, क्यों काटनी पड़ी थी? देखो, मेरी पलटन उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश में थी जी जिसको मतलब नेफा कहते हैं, जी चाइना बॉर्डर है जी और बर्फ वहाँ सितंबर के महीने से शुरू हो जाती है जी। तो बहुत बर्फ थी। हम्म तो दिसंबर का महीना था हम्म तो छुट्टी भी आना था मेरे को, जी लेकिन वहाँ ऑर्डर मिला कि जो एक्सरसाइज चली हुई है, डिव की एक्सरसाइज चली हुई थी। जी। तो जैसे ट्रेनिंग होती है फौज में, मतलब लड़ाई की ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ ऑर्डर मिला सीओ का जी जो छुट्टी काटने वाले जवान हैं वो एक्सरसाइज करके जाएंगे और जो छुट्टी आ रहे हैं काट कर उनको एक्सरसाइज में, क्योंकि वहाँ क्लाइमेटेशन करना पड़ता है 1 हफ्ते का, क्योंकि वो घर से आए होंगे। हाँ, डायरेक्ट बंदा ऊपर जाएगा बीमार हो जाता है। जी। तो ठीक है, जब हमें ऑर्डर मिल गया तो जाना पड़ा। मेरे पाँव में एक छोटा सा छाला पड़ गया था। ठीक है। छाला पड़ गया था, उसके बाद में जब चले गए मुझे उन्होंने 20 लांग में रखा जी। ये हेडक्वार्टर में ही। ठीक है। हेडक्वार्टर में रखने के बाद क्या हुआ, वहाँ रात को बर्फ पड़ गई। ठीक है। बर्फ पड़ने से क्या हुआ कि वो छाला जो मेरे उंगली में पड़ा हुआ था वो जाम हो गया, वो मतलब जम गया। उसमें खून का सर्कुलेशन जो है वो बंद हो गया और वो बढ़ता गया। तो जब एक्सरसाइज खत्म हुई तो मैंने डॉक्टर के पास गया
तो डॉक्टर को बोला, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ है, तो मुझे आप उस टाइम पे तेजपुर हॉस्पिटल था या दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल, तो मैंने बोला उधर भेज दो। तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आप छुट्टी काट लिया आपने? मैंने बोला नहीं सर। तो आप छुट्टी जाना है अभी? मैं कही जाना है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने बोला पंजाब के रहने वाले हैं। तो बोला कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, वहाँ तो मौसम ठीक है, कोई तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो जब मैं घर में आया तो तकलीफ बढ़ने लगी। आखिर में आके मैं क्या किया कि पठानकोट हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया। यहाँ 2-3 महीने मुझे उन्होंने रखा। एक ही उंगली में तकलीफ थी। तो यहाँ पता नहीं कोई स्पेशलिस्ट नहीं था उस टाइम पर, क्या बात थी कोई ऐसा। वो 2-3 महीने में मेरा क्या पूरा टो जो है ना पैर की वो खराब हो गई। तो फिर मैंने एक दिन बोला कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, चाहे घर में भेज दो भाई। तो उन्होंने मुझे दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में भेज दिया। तो जब वहाँ गया तो वहाँ एक जनरल साहब थे, डॉक्टर AK बराड़। तो उन्होंने जब मेरे को देखा, मेरी भी एज उस टाइम पर 26 साल थी। अच्छा। तो बड़ा अच्छा उसने मेरे तरफ देखा, बेटा तकलीफ बहुत है? मैं बोला सर हाँ 26 साल का नौजवान और इस हालत में। बोला बेटा मुझे बहुत आपके ऊपर तरस आ रहा है कि आप इतने अच्छे होनहार जवान और आपके साथ ऐसा हुआ। मैं कही किस्मत की बात है। तो जब उन्होंने बोला कि बेटा आप घबराना नहीं है, मैं ना आपकी पैर को बचाने की कोशिश करूंगा। तो वो तो आपकी खराब हो चुकी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो पैर है बाकी वाला ठीक रहे। बाकी उन्होंने मेरी टो का ऑपरेशन कर दिया और जो खून सर्कुलेशन था वो बंद हो गया था। उन्होंने बाईपास सर्जरी करके मुझे मतलब ठीक कर दिया। तो मैं वो जूता पहन के फिर मुझे छुट्टी भेजा उन्होंने घर। तो छुट्टी जब मैं आया तो आपको मालूम ही है कि एक मतलब जो पैर के ऊपर बोझ बहुत पड़ता है शरीर का, पूरा शरीर उसका। तो जूता जब पहनता था तो जो वजन पड़ता था वो फिर फट जाता था। हड्डियाँ थी, मतलब ग्राफ्टिंग किया हुआ था, फिर फट जाता था वो। तो ऐसे करते करते बहुत बार उन्होंने स्किन ग्राफ्टिंग किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ कि मुझे किसी ने मतलब सज्जन ने बताया कि आप अप्लाई करो री अप्लाई के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराओ। तो मैं पठानकोट अप्लाईमेंट में गया, वहाँ मैंने नाम दर्ज कराया। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि एक अंगहीन मतलब चंडीगढ़ में अंगहीन एम्प्लॉयमेंट दफ्तर है, तो वहाँ आप अप्लाई कीजिए। तो मैं बोला सर मैं तो अभी नहीं जा सकता वहाँ। तो मैं एम्प्लॉयमेंट अफसर को बोला कि सर मेरा केस जो है वो वहाँ भेज दीजिए। तो उन्होंने मेरा केस जो है चंडीगढ़ भेज दिया। वहाँ मेरा इंटरव्यू सेक्रेटरी का निकला एज ए क्लास 4 जॉब। तो मैंने वहाँ 2.5 साल नौकरी किया। अच्छा, उसके बाद टांग कट जाने के बाद भी आपने टांग तो कटी बाद में, देखो मैं अच्छा। आपको बताता हूँ अभी। जी। ये टांग मेरी 84 में 85 में कटी। 85 में 85 के बाद फिर मैंने सर्विस किया। अच्छा, उसके बाद भी सर्विस उसके की। बाद हाँ टांग मतलब हमें उधर लिम सेंटर है पूना है हमारा, वहाँ फ्री मिल जाती है। तो फौज में तो ऐसा है कि फौज में तो जो है पे मिलती रहती है जितने दिन मर्जी हॉस्पिटल में रहे, लेकिन सिविल में तो ऐसा नहीं, सिविल नहीं है। चलो ठीक है, वैसे भी मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर सर्विस किया। सर्विस करने के बाद मैं 31 जनवरी 2007 को रिटायर हो गया। जी। तो जब आपके साथ ये हादसा हुआ तब बेटा छोटा होगा। हाँ तब तो बच्चे छोटे थे। तो जब हादसा जब हुआ ना मेरे साथ ऐसा, जी। तो छोटे वाला तो हुआ ही नहीं था। हाँ, तो फिर हाँ, फिर ये जब बड़े वाला था। जी। तो जब उसको आपने भर्ती करवाया तो आपने सोचा नहीं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, कल को नहीं, बेटे के साथ होगा नहीं, तो रहने देते हैं, नहीं भेजते नहीं आर्मी में। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जी। क्योंकि जुनून है एक हमारे दिल के अंदर। तो बार बार हम जब भी किसी परिवार के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप जज्बा देखिए कि अपनी टांग गंवाने के बाद बेटे को उसी रेजिमेंट में, ये डोगरा 6 में थे, वो डोगरा 9 में भर्ती हुआ, तो उसको नहीं रोका क्योंकि खुद इन्होंने एक हादसा झेला, लेकिन फिर भी बेटा जो है वो आर्मी में भेजा। तो अब बेटे की बात करते हैं मुकेश की कि क्या हुआ था जब वो शहीद हुए थे, कहाँ पर किस तरह से उन्होंने शहादत प्राप्त की।
देखो शुरू में मतलब उसने कैडर किया जी तिबड़ी में, गुरदासपुर में पलटन थी उसकी, जी वहाँ उसने मतलब वो किया, कोर्स किया, लाइसेंस बना। हम्म, उसके बाद छुट्टी आया 2 महीने, हम्म, छुट्टी करके वापस गया। फिर उनकी पलटन जानी थी द्रास, हम्म, कारगिल के कारगिल सेंटर में। जी तो उसको पहले सोनामार्ग भेजे कुछ लड़के चुनकर पलटन के, जो स्नो कोर्स करते हैं हम्म, कि कैसे स्नो में हाँ, कैसे बर्फ में कैसे काम करना कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। जी तो वहाँ उसका कोर्स पूरा हो गया। कोर्स पूरा होने के बाद वो पलटन में चला गया। हम्म, पलटन में चले गए तो आपको मालूम ही है कि द्रास सेक्टर में एक दुनिया में सबसे बड़ा मतलब जो है बर्फ और ठंड, जो आदमी सहन करने में बड़ी बड़ी मुश्किल हो मुश्किल जाती है। बिल्कुल तो क्या हुआ कि हमें तो मतलब किसी उनके यूनिट के कोई आदमी ने बताया, तभी पता चला कि क्या हुआ। हमें तो घर बैठे में क्या पता। जी तो एक लड़का था इधर हमारा, उसी के साथ में, उसने बताया हमें भी ऐसे ऐसे बात हुआ हम्म, कि सीओ साहब उनके छुट्टी पे थे, हम्म, 2 IC साहब हाजिर सेकंड कमांड कर रहे थे। हम्म, तो ब्रिगेड कमांडर से ऑर्डर आया कि इनकी एक डेटो ऊपर कोई रहती थी हम्म, पोस्ट, लास्ट मतलब बर्फ बर्फ के बीच, हम्म, उनका कम्युनिकेशन टूट गया। ठीक है तो ब्रिगेड की तरफ से हुक्म मिला कि ब्रिगेड की तरफ से हुक्म मिला कि आप जाओ पता करो पे वो डेट क्या दुश्मन ले गया उनको, कि क्या वो भूखे हैं कैसे हैं। तो जब इनको ऑर्डर मिला तो ये चले गए। उनके पास एक मतलब बुजुर्ग अफसर था, कोई मतलब वार से बना हुआ था। जी तो उसने बोला कि सर वहाँ बहुत पहले भी हादसे हुए हैं, खतरनाक टास्क है, तो मत भेजो बच्चे, ये मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं, ये जवानों को मत भेजो यूनिट गए, मत भेजो। तो बोला भाई ब्रिगेड की तरफ से हुक्म आया है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है, बोला सर ठीक है आपका हुक्म है तो सर मत है। बिल्कुल तो चले गए, ऊपर पहुंच भी गए, कोई सामान ले गए उनको, कुछ मतलब पहुंच गए। तो वायरलेस से ऑर्डर भी आ गया पे हम पहुंच गए हैं, ठीक ठाक है, कनेक्टिविटी बन गई है कनेक्ट हो गया उनसे जो आदमी उसके ऊपर रहते हैं। हम्म, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि दिन में मॉर्टर फायर चला हुआ था, हम्म, दिन के टाइम मोटार फायर जो होती मोटार है फायर क्रॉस होता फायरिंग है। होती हाँ है हाँ जी, क्रॉस फायर चल जी रही थी। तो रात को जब बर्फ के ऊपर आदमी चलता है, चांदनी होती है, तो दूर से दुश्मन को दिखाई पता दे जाता है दिखाई दे देता है जवान आ रहा है कोई। बिल्कुल तो उन्होंने उस टाइम फिर फायर खोल दिया। फायर खोलने के बाद क्या हुआ, स्लाइड होगी, स्लाइड होने से ही 3 जवान जो है, नायक देसराज, लेफ्टिनेंट मुकेश सिंह और सिपाही सुरेश कुमार, ये 3 जवान जो है वो शहीद ही बाग। हाँ जी हाँ जी। आपको कब फोन आया कि ऐसे ऐसे बेटा शहीद हुआ? हमें, मैं तो चंडीगढ़ में था उस टाइम पर, मेरे छोटे भाई थे, उसके पास कार्ड था, वो जेब में डाला हुआ था उसने, मुकेश ने। इसको फोन दिया तो इसने जब सुना तो मतलब एकदम हो गया। बोले नहीं यार हौसला करो, सुनो फोन करो। तो 29 की रात को हादसा हुआ, 30 को मतलब डेड बॉडी मिली सुबह, जब बर्फ बंद हुई, क्योंकि फायर फायर बंद नहीं कर रहे था पाकिस्तान। फिर वहाँ से कुछ 4 तारीख को मतलब घर में डेड बॉडी। 29 की रात को शहीद हुए और 4 तारीख को यहाँ गांव में डेड बॉडी जो तो पहुंचती 30 तारीख बताई, घर में आई डेड बॉडी आई। पहले तो 4-5 दिन तो लगे रहे, दुनिया का तांता लग गया इधर, कोई आ जाते हैं, कल आते हैं, कब आएगा। शादी की उम्र थी तब और हाँ जी हाँ जी, बातचीत चल रही थी शादी की बातचीत की थी। तो जब जब शहीद हुए, जब यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया, तब उस समय के कौन कौन से नेता लोग, कौन कौन से ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे थे? देखो जी, उस टाइम पर हमारे मतलब सत्यपाल सैनी जी मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो बाजार तो उस टाइम टूटने वाली थी, तो अपना इलेक्शन नेक्स्ट होने वाला था। तो अपने रघुनाथ साहेबपुरी साहब से, बाकी ज़िले के मतलब ऑफिसर डीसी साहब वगैरह, एसएसपी साहब, तमाम अमला जो सरकारी हाँ अमला जो सब तहसीलदार नेता साहब सारे, लीडर हाँ जी अधिकारी हाँ सब जी, पहुंचे हाँ सब पहुंचे हुए थे। तो उसके बाद तब से लेके अब तक हाँ जी, कितनी बार आए हैं वो? कोई नहीं आया सर, किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं पूछने कोई आया। नहीं पूछा। जब जब आप जब वो शहीद जिस दिन हुआ था उस दिन आप कोई अगर कार्यक्रम रखते हैं हाँ जी, तो उनको बुलाते हैं, तो कोई आया आज तक कभी? 1-2 बार एमएलए साहब को कहा तो नहीं आए, फिर अब हम बुलाते ही नहीं है। आर्मी याद रखती है, आर्मी आर्मी पूरा, वाले आते हैं, आर्मी पूरा याद रखती है। तो आपको मैंने पहले बता वो दिया, समय समय पे आते हैं, समय समय पर। पूछने आते हैं कि कोई कमी बिल्कुल पेशी? बिल्कुल, कोई कमी तो नहीं है, कोई कैसे रह रहे हो, आपका रहन बसेरा ठीक है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है आपको।
तो भारतीय सेना अपना फर्ज निभाती है, अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स के परिवारों को भूलती नहीं है, चाहे शहादत का दिन हो या फिर यूनिट का दिन हो, आर्मी का दिन हो, पहुंचते हैं। लेकिन जो हमारे राजनेता है, हर बार की तरह, हर परिवार की तरह यहाँ पर भी कोई नहीं पहुंचा। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिनके नौजवान बेटे जैसे आपका था, और आपको चलो खुद को सर्विस थी, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनका एक ही एक बेटा, हाँ और खुद वो दिहाड़ीदार है, बेटा शहीद हो जाता है, उसके बाद नेता लोग भूल जाते हैं। भूल तो जाते हैं। होना क्या चाहिए आपके बड़ी हिसाब से? प्रॉब्लम हुई है सर, लोगों के साथ हमने देखा है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, हम तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ तो कुछ उनकी हेल्प करनी चाहिए, गाय बगाए देखना चाहिए कि क्या हालात है इनके। राजनीति करते हैं राजनेता लोग, हाँ, लोग राजनीति करते हैं। जैसे कि आपका बेटा शहीद हुआ था तब इलेक्शन का समय था, हाँ, है ना, तो हाँ, इसलिए सब लोग आ गए, हाँ, उसके बाद कोई नहीं आया, तो सिर्फ राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो गांव में हम तो हमारे कोई पंचायत लेवल भी नहीं करते थे। इस साल हमने, हमारा लड़का ये भतीजा है जतेंद्र गलेरिया है, तो इसने बोला कि ताऊ जी इस साल मैं करूँगा, कहना खुद उसने मतलब श्रद्धांजलि अर्पण समारोह किया, आदमी बुलाए हुए थे। तो बेटे के नाम पर सरकार ने अभी क्या करके रखा है? आपको किस तरह की सहायता दी है, या फिर आप उनके नाम से क्या-क्या है? उनके नाम से देखो जी, एक तो मतलब ये गेट बन गया है सरकारी, दूसरा स्कूल का नाम उनके उसके नाम से हो नाम गया, पर है। एक ये रोड बना है नीचे, हुँ, ये भी उसके नाम पर है। खरासा टू प्राल जो है रोड जो है। बाकी एक उसकी सिस्टर को नौकरी मिल गई है, सरकार ने नौकरी दी थी, कैप्टन सरकार का उस टाइम पर मतलब समय था। समय था। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जितने भी हमारे शहीद हैं, चाहे वो पुलिस से हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, किसी भी संस्था से हैं, सरकार को चाहिए नहीं कि साल में कम से कम एक बार उनके परिवारों को बुलाकर सम्मानित किया जाए, ताकि उनको भी रहे कि अगर देश के लिए बच्चों ने जान दी है, तो देश भी आज उनको याद रखता है। हाँ, बुलाना बुलाना चाहिए, नहीं बुलाती नहीं लेकिन बुलाते सरकार। हैं। हाँ, लेकिन हमारे एक ऐसी यहाँ एक संस्था बनी हुई है, उच्चाथड़ा स्कूल में कमेटी बनी हुई है। वो अभी कोविड की वजह से उन्होंने नहीं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को जरूर वो, क्योंकि वो फंक्शन करते हैं अपने ब्लॉक लेवल का, तो उसमें जरूर बुलाते हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो कैसे आपने देखा कि शहादत वाले दिन तो सभी आते हैं, लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि आज तक कोई नहीं आया, और इन सरकारों को चाहिए कि इन परिवारों के सम्मान के लिए कम से कम साल में 1 दिन होना चाहिए, क्योंकि जो नहीं है, और देश के लिए, देश को अपना परिवार समझकर जवानों ने, ऑफिसर्स ने अपनी जान दी है, बलिदान दिया है, तो कम से कम देश को भी याद रखना चाहिए कि एक परिवार ऐसा है जिसने देश के लिए अपना एक घर का मेंबर दिया है, लेकिन आज उसे कोई याद नहीं करता। तो ये थे लॉन्स नायक शहीद लॉन्स नायक मुकेश सिंह के पिता, और उनकी माताजी से भी बात करेंगे। एक माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। तो हमारे साथ शहीद लॉन्स नायक मुकेश सिंह गुलेरिया की माता जुड़ी हैं, सीता देवी, उनसे बात करेंगे। माता जी, एक बच्चे की लाइफ में, बच्चे की ज़िंदगी में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बचपन में मुकेश कैसा था जब छोटा था? बहुत अच्छा। माता जी, पूरे पंजाब को, पूरे देश को गर्व है उन पर। अपनी जवानी की उम्र में उन्होंने शहादत दी। तो कैसा जब जब आपको पता था कि आपके पति भी आर्मी में हैं, तो आपको लगा नहीं कि बेटे को रोक लेती हूँ, बेटे को नहीं भेजती आर्मी में? नहीं नहीं। भेजा आपने फिर भी। हाँ, तो कैसा, जब उस आप घर में कोई सलाह हुई थी कि आर्मी में होना है कि नहीं होना? नहीं। कहना बेटा, मैं क्या बिल्ले ने क्या करना है, नौकरी। आर्मी में जाओ। हाँ, देश वास्ते। ते माता, जो सरकारें समय के लीडर हैं, जैसे कि उनके पिताजी ने बताया मुकेश जी के, कि कोई नहीं बाद में आया पूछने कि कैसे हैं कैसे नहीं, कोई तो बुरा लगता है उस समय आना चाहिए उन लोगों को। कोई बुरा नहीं लगा। हम्म, क्या करना है हम्म। बुरा करके। ध्यान रखना चाहिए सरकारों को, ऐसे परिवारों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? रखा है, चलो क्या करना, साड़ा बेटा चली गया, असी क्या करना। तो माता जी,
एक बच्चे की, बेटे की जिंदगी में माँ का एक ख्वाब होता है कि इसकी शादी करेंगे, बड़ा होगा, शादी करेंगे, बड़ी धूमधाम से करेंगे, और ऊपर से जब वो आर्मी में है तो खुशी डबल हो जाती है। तो फिर उसकी बातचीत चल रही थी शादी की। हाँ, बातचीत चल रही, कहला मम्मा मैं हूँ शादी करके, मैं आना तो शादी करके जाना, कोई बात नहीं। तो फिर आपको कब पता चला कि इस तरह से बेटा शहीद हो गया? कोई पता नहीं चलिया, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਚ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ ਚ ਕੁਛ ਖਾਬ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾथ ਜਾਣਾ, बोलते नहीं ठीक हो जाएगा। तो माता जी, एक बेटा आपका आर्मी में था, अगर उससे छोटा दूसरा होता और वो भी जिद करता कि मैंने आर्मी में जाना, तो आप जाने देते? दोनों भेज देना, दोबारा भेज देना था? हाँ चल चलो, पूरी याद आश रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि पति आर्मी में, बेटा आर्मी में शहीद हो गया, पति की टांग गंवानी पड़ी आर्मी में, लेकिन फिर भी जज्बा है कि अगर और बेटा होता, वो आर्मी में जाना चाहता तो उसको भी भेजते। मेरा पोता है, ये जज्बा जी भी बोलनी है बेटे, वहाँ जो मर्जी देश वास्ते जाना। जो अभी आपका पोता है, अगर कल को कहेगा मैंने आर्मी में जाने दोगे? हाँ हाँ, मैं बोलती, तो डर नहीं लगेगा? मैं ये बोलती बेटे जाओ अपने देश वास्ते, ऐसे भी बच्चे हो ही जाते हैं, कोई घटना हो ही जाती है कहीं ना कहीं। चलो उसका ना तो है ना दुनिया च, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। तो देख सकते हैं आप, ये हिंदुस्तान की माओं का जज्बा है। अगर कोई कहता है कि हिंदुस्तान की फौज किसी देश की फौज से कमज़ोर है, तो इन परिवारों को देखना चाहिए। अपने पति की टांग जो है आर्मी में गंवाने के बाद, बेटा देश पे शहीद करने के बाद भी उनमें ये जज्बा है कि उनका जो पोता है, अगर वो आर्मी में जाना चाहेगा तो उसको भी भेजेंगे, परिवार में और कोई आर्मी में जाना चाहेगा तो उसको भी भेजेंगे। ये जज्बा है हिंदुस्तान की माओं का। तो क्यों ना हिंदुस्तान की जो फौज है वो गर्व से कहे कि उनसे बड़ी फौज दुनिया में कोई नहीं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज आपने सुनी शहीद लांस नायक मुकेश कुमार गुलेरिया की शूरवीरता की कहानी, उनके माता पिता की जवानी। शहीद लांस नायक मुकेश गुलेरिया, जो आज से 19 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में अपनी कर्तव्यपरायणता का सबूत देते हुए पाक सेना द्वारा की गई गोलाबारी में शहादत का जाम पी गए थे। नौर डोगरा रेजिमेंट का ये वीर सिपाही बड़ी वीरता के साथ लड़ा और वीर गति को अपने गले लगाया। उनके पिता लांस नायक करनैल सिंह, जो खुद एक सैनिक रहे हैं और ड्यूटी के दौरान ही बर्फ लगने से उनकी टांग काटनी पड़ी। अपाहिज पिता, ऊपर से बेटे की शहादत। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह परिवार किन हालातों में जिंदा रह रहा है। आज पिता ने कहा कि जब बेटा शहीद हुआ तो बड़े बड़े वायदे किए गए सरकारों द्वारा, लेकिन शहादत के 19 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस परिवार की सुध लेने कोई नहीं आया। गांव शापरकंडी का ये बहराल गांव, जिस गांव के हर घर में एक सैनिक है और ये पूरा परिवार इनका ही अपना भाईचारा है। जितने परिवार उस गांव में रहते हैं, आज परिवार की मांग है कि उनके बेटे के बलिदान को जिंदा रखने के लिए वो चाहते हैं कि कल को हम अगर ना भी रहें तो उनके बेटे का नाम जिंदा रहे। इसलिए उनकी मांग है सरकार से कि उनके गांव का नाम या उनकी जो पंचायत है उनका नाम जो है उनके शहीद बेटे के नाम पे रखे, और शहीदों की याद में बने ये स्मारक जो हैं, शहीदों की याद में बनी यादगारें देश की भावी पीढ़ी में जो है देशभक्ति की अर्थ जगाते हैं। शहीद राष्ट्र का सिरमौर होते हैं, जिनकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता, जिनका एक ही धर्म होता है इंसानियत, 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 तथा उसी इंसानियत की
रक्षा करते हुए मुकेश ने अपना बलिदान दे दिया। आज सरकारों का, देशवासियों का यह फर्ज बनता है कि ऐसे शूरवीरों की शहादत की लौ को अपने दिलों में जला के रखें, अपने दिलों में प्रज्वलित करके रखें, ताकि इनकी वीरगाथा से देश की भावी पीढ़ी जो है प्रेरणा ले सके। एक बार फिर मैं ये शहीद की अमूल्य शहादत को शत नमन करता हूं, इनके माता पिता को शत नमन करता हूं। बस सरकार से अपील करता हूं कि जो मांग इस परिवार ने रखी है उस मांग को सरकार शीघ्र ही पूरा करे तथा उनके रिश्ते जख्मों पर मरहम लगाकर उनके लाडले की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डिस्पल सोल्जर करनैल सिंह, शहीद मुकेश सिंह का पिता बोल रहा हूँ। मेरी एक सरकार और प्रशासन से अपील है कि हमारा जो ये गांव है, क्योंकि हमारे गांव के को 18-20 घर ऐसे हैं जो फौज के साथ रिश्ता रखते हैं, तो पूरे गांव की ये अपील है, मेरी भी अपील है और पूरे गांव की भी अपील है कि इस गांव का नाम जो है वो शहीद मुकेश नगर रखा जाए। धन्यवाद। ज़रा याद करो कुर्बानी में आज गांव शाहपुरकंडी के गांव भराल में हम पहुंचे थे। शहीद लॉन्स नायक मुकेश सिंह गुलेरिया के परिवार से हम मिले। शिकवा एक ही है हर परिवार का कि सरकारें बेरुखी रखती हैं, सरकारें नहीं ध्यान देती हैं, राजनीति करती हैं। जब शहीद होते हैं तब ज़रूर सब नेता लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, लेकिन मुकेश सिंह के केस में आपने देखा कि उसके बाद आज तक कोई भी इनका हाल जानने नहीं पहुंचा, लेकिन सेना समय समय पर ध्यान देती है। तो ज़रा याद करो कुर्बानी में आज इतना ही। कैमरामैन मुनीश के साथ संजीव मंगोत्रा, TNN शाहपुरकंडी।